हेलो फ्रेंड, हम लोग क्लास 10th के अंतर्गत इतिहास का चैप्टर 3 देख रहे थे। भूमंडलीकृत विश्व का बनना देख रहे थे। इसके अंतर्गत हम लोग लगभग सारे टॉपिक पर डिस्कशन कर चुके हैं। कुछ टॉपिक शेष रहा है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो के अंतर्गत आप लोगों को बताया कि हम लोगों को क्या अब डिस्कशन करना है, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वैश्विक स्तर पर किस प्रकार की व्यवस्था कायम हुआ तथा ब्रेटन वुड्स व्यवस्था क्या है, और उसके बाद हम लोगों को देखना है कि ग्रुप 77 क्या है और ग्रुप 77 का कार्य क्या है। देखिए, हम लोग को इसके अंतर्गत उतनी ही चीज़ों को देखेंगे जितना कि हाई स्कूल के लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। शेष को देखना कोई ज़रूरी नहीं होता है। तो हम लोग यहाँ पर शुरुआत करते हैं कि हम लोग पिछले दिन जो क्लास चल रहा था उसके अंतर्गत यह देख रहे थे कि किस प्रकार से प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अपार जनधन का नुकसान हुआ। भाई, विश्व युद्ध है, उसके अंतर्गत जनधन का तो नुकसान होगा ही होगा। तो उस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए प्रयास किया गया और बृहत उत्पादन की पद्धति अपनाया गया। लेकिन बृहत उत्पादन की पद्धति को बहुत दिनों तक कायम नहीं रखा जा सका, जिसके चलते क्या आ गया, वैश्विक स्तर पर महामंदी आ गया। वैश्विक स्तर पर महामंदी कब आया, तो 1929 में आया। अभी अर्थव्यवस्था सुधर ही रहा था, यानी कि 1930 के दशक के मध्य तक लगभग महामंदी का असर पूरे विश्व से समाप्त हो चुका था। लेकिन अभी अर्थव्यवस्था सुधर ही रही थी, तब तक से क्या हो गया, द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ, तो 1 सितंबर 1939 को प्रारंभ हो गया। यह कब तक चला, तो 1945 तक चला। इससे अगर इंपॉर्टेंट कोई क्वेश्चन पूछता है तो लगभग हमेशा या कभी कभी जब भी पूछता है तो इसके डेट से ही क्वेश्चन पूछता है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ या कब से कब तक चला, यानी 1939 से लेकर 1945 के बीच चला। इस बात को ध्यान रखिएगा। यद्यपि इसको भी समझ लीजिए कि इसके अंतर्गत भी एक पक्ष था और दूसरा विपक्ष था। पक्ष कौन पक्ष था, तो प्रथम पक्ष कौन था, तो केंद्रीय शक्तियाँ। जैसा कि हमने पहले प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हम बता रहे थे, उसी तरह से केंद्रीय जो शक्तियाँ थी, केंद्रीय शक्तियों का नेतृत्व किसके द्वारा किया जा रहा था। ये द्वितीय विश्व युद्ध की बात हो रहा है, ये द्वितीय विश्व युद्ध की बात हो रहा है, ये द्वितीय विश्व युद्ध की बात हो रहा है। तो केंद्रीय शक्तियों का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो इस केंद्रीय शक्तियों का नेतृत्व जर्मनी कर रहा था। इसके अंतर्गत बाद में इटली भी शामिल हो गया, जापान भी शामिल हो गया। जापान का बड़ा दुर्भाग्य रहा, यहाँ पर जान लीजिए, जापान का बड़ा दुर्भाग्य रहा कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान वह मित्र राष्ट्रों के साथ था, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वह केंद्रीय शक्तियों के साथ शामिल हो गया, जिसका परिणाम भी बहुत बुरा भुगता, क्योंकि 1945 में, अगस्त 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर, उसके 2 शहरों पर एटम बम अमेरिका के द्वारा गिराया गया और क्या हो गया, लगभग जापान बिल्कुल धराशायी हो गया, यानी कह सकते हैं कि पराजित हो गया। तो जापान की अगर बात करें, ऑस्ट्रिया की बात करें आदि। ठीक उसी तरह से मित्र राष्ट्र, यानी कि एक पक्ष और द्वितीय पक्ष, मित्र राष्ट्र का नेतृत्व किसने किया, मित्र राष्ट्रों का नेतृत्व ब्रिटेन के द्वारा किया गया। अन्य कौन से देश थे, महत्वपूर्ण देशों के नाम मैं बता रहा हूं, रूस था, फ्रांस था, यूएसए यानी अमेरिका आदि। देखिए, विश्व स्तर पर जब द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया तो काफी विकास हो चुका था। चाहे साइंस और टेक्नोलॉजी की बात करें, चाहे मशीन की बात करें, काफ़ी विकास होने के कारण इस युद्ध के दौरान काफ़ी प्रथम विश्व युद्ध से भी ज़्यादा धन जन का नुकसान हुआ। ऐसी अवस्था में जो प्रथम विश्व युद्ध से अनुभव मिला था, किसको अनुभव मिला था, अर्थशास्त्रियों को, राजनीतिज्ञों को जो अनुभव मिला था, यह बहुत ही कड़वा अनुभव था।
तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भी जब उनको यानी अर्थशास्त्रियों और राजनीतिज्ञों को जो अनुभव हुआ वह बहुत ही कड़वा अनुभव था। वह क्या अनुभव किए, विश्व स्तर पर क्या अनुभव किए, तो दो चीजें अनुभव की। नंबर वन की अगर बात करें, नंबर वन की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अर्थशास्त्रियों और राजनीतिज्ञों ने अनुभव किया कि देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के बाद हम लोग देख रहे थे कि बृहत उत्पादन की पद्धति को अपनाया गया, लेकिन बृहत उत्पादन की पद्धति बहुत दिनों तक सफल नहीं रही, जिसका परिणाम हुआ कि महामंदी आ गई। लेकिन यहाँ पर द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद अर्थशास्त्रियों और राजनीतिज्ञों ने क्या अनुभव किया? अनुभव किया कि बृहत उत्पादन की पद्धति को, मैं लिख नहीं रहा हूँ चूंकि नोट्स देना ही है, इसीलिए लिखूंगा तो टाइम वेस्ट होगा और ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, इसीलिए सोच रहा हूँ कि मैं बोल देता हूँ और आप लोग ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिए। जो बृहत उत्पादन की पद्धति है उसको तभी कायम रखा जा सकता है जब संपन्न उपभोक्ता हों, और संपन्न उपभोक्ता कब होंगे? जब उनका आय ज्यादा हो तथा रोजगार स्थिर हो, तभी तो उपभोक्ता होंगे, तभी तो बाजार से माल बिकेगा और तभी उत्पादन की पद्धति को कायम रखा जा सकता है। बाजार पूर्ण रोजगार की गारंटी नहीं दे सकता है, तो पूर्ण रोजगार को बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है? तो जो वस्तु है, वस्तु का जो उत्पादन की बात किया जाए, चाहे रोजगार की बात किया जाए, उन सब पर किसका नियंत्रण होना चाहिए? तो सरकार का नियंत्रण होना चाहिए। उन पर जो कीमत है, उपज है, चाहे कीमत की बात किया जाए, उपज की बात किया जाए और रोजगार की बात किया जाए, जो इस पर किसका नियंत्रण होना चाहिए? सरकार का नियंत्रण होना चाहिए। यह पहला अनुभव था। यानी अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ यह अनुभव करने लगे कि बृहत उत्पादन की पद्धति को तभी कायम रखा जा सकता है जब संपन्न उपभोक्ता हों, और संपन्न उपभोक्ता होने के लिए आवश्यक है कि उपभोक्ताओं के लोगों के पास रोजगार हो, और केवल रोजगार से ही काम नहीं चलेगा, उनका रोजगार स्थिर हो तथा उनका जो आमदनी हो ज्यादा हो, तभी बृहत उत्पादन की पद्धति को कायम रखा जा सकता है। बाजार पूर्ण रोजगार की गारंटी नहीं दे सकता है। ऐसी स्थिति में चाहे कीमत की बात किया जाए, चाहे उपज की बात किया जाए, चाहे रोजगार की बात किया जाए, उस पर किसका नियंत्रण होना चाहिए? सरकार का नियंत्रण होना चाहिए। यह पहला अनुभव हुआ। दूसरा अनुभव यह किए कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर श्रम, वस्तु तथा पूंजी का प्रवाह हो रहा है, पूंजी का जो प्रवाह हो रहा है उस पर भी किसका नियंत्रण होना चाहिए? उस पर भी सरकार का नियंत्रण होना चाहिए, यानी सरकार का नियंत्रण होना चाहिए, तभी हम बृहत उत्पादन की पद्धति को कायम रख सकते हैं। और इन सब चीज़ों को नियंत्रित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक व्यवस्था कायम किया गया जिसे हम लोग ब्रेटन वुड्स व्यवस्था के नाम से जानते हैं। ब्रेटन वुड्स व्यवस्था के नाम से जानते हैं। अब ब्रेटन वुड्स व्यवस्था क्या है, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो ब्रेटन वुड्स व्यवस्था जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अर्थशास्त्रियों और राजनीतिज्ञों को जो कड़वा अनुभव हुआ था, अभी हमने दो बातें किया, उसी व्यवस्था को कायम करने के लिए उन्होंने क्या किया? अमेरिका के न्यू हैम्पशर के ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर, ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर जुलाई सन 1944 को, जुलाई सन 1944 को दो संस्थाओं का गठन किया। ये संस्थाएं कौन थी? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसको हम लोग क्या कहते हैं? IFM। इसके साथ ही इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य हम बाद में चर्चा करते हैं। और एक और गठन किया गया, ये पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, दूसरा गठन किया गया। नंबर 1 की बात करें, और दूसरा पुनर्निर्माण
व विकास बैंक, विकास बैंक, जिसको हम लोग संक्षिप्त में क्या कहते हैं, विश्व बैंक के नाम से जानते हैं, जिसको संक्षिप्त में हम लोग विश्व बैंक के नाम से जानते हैं। और किसका सम्मेलन हुआ था, तो अंतर्राष्ट्रीय, यह जो अमेरिका के न्यू हैम्पशायर के ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर जुलाई 1944 को अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन का आयोजन किया गया और उसमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा पुनर्निर्माण व विकास बैंक, यानी जिसको हम लोग विश्व बैंक के नाम से जानते हैं, के गठन का फैसला किया गया। इसे ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर गठन करने के कारण इसको ब्रेटन वुड्स ट्विंस कहा जाता है। चूंकि दो हैं, ट्विंस का अर्थ होता है जुड़वा, इसीलिए इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो ब्रेटन वुड्स ट्विंस ब्रेटन वुड्स ट्विंस के नाम से जानते हैं, या फिर इसका हिंदी में नाम आता है ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतान। इसका हिंदी में नाम आता है ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतान। ध्यान रखिए, मैं इसलिए लिख रहा हूं कि ये सब बहुविकल्पी के लिए इम्पोर्टेंट है। यानी ब्रेटन वुड्स व्यवस्था का गठन कहाँ किया गया, अमेरिका में किया गया, या फिर ऑप्शन के ऊपर निर्भर करता है कि अमेरिका के न्यू हैम्पशायर के ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर किसका सम्मेलन हुआ, तो अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। और सम्मेलन का आयोजन कब किया गया, जुलाई 1944 में किया गया, और वहां पर दो संस्थाओं का निर्माण किया गया। नंबर 1 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसको IFM के नाम से जानते हैं, तथा पुनर्निर्माण व विकास बैंक विश्व, जिसे हम लोग विश्व बैंक के नाम से जानते हैं। और इन्हीं दोनों संस्थाओं को हम लोग किस नाम से जानते हैं, ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतान के नाम से जानते हैं, ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतान के नाम से जानते हैं। कभी कभी इंग्लिश में वर्ड इस्तेमाल करता है तो इसको हम लोग ब्रेटन वुड्स ट्विंस के नाम से जानते हैं। यह दोनों ही संस्थाओं का निर्माण कब हुआ, तो 1944 में हुआ। लेकिन इन्होंने, ध्यान रखिएगा कि स्थापना तो इनकी 1944 में हुआ, लेकिन यह कार्य कब से प्रारंभ किए, तो 1947 से कार्य करना प्रारंभ कर दिए। अब इनका कार्य क्या होता है, तो इसी व्यवस्था को हम लोग किस नाम से जानते हैं, ब्रेटन वुड्स व्यवस्था के नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुद्राओं की देखरेख करता है, तथा ब्रेटन वुड्स व्यवस्था के अंतर्गत जिस विनिमय दर को अपनाया गया। अब विनिमय दर क्या होता है, यहीं पर हम लोग देख लेते हैं कि विनिमय दर क्या होता है। तो यहीं पर क्लियर हो जाए कि विनिमय दर क्या है, क्योंकि अब ब्रेटन वुड्स व्यवस्था के अंतर्गत दोनों ही संस्थाओं का कार्य बताना है, बहुत ही संक्षिप्त है। तो विनिमय दर क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विनिमय दर वह व्यवस्था है जिसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुविधा के लिए विभिन्न देशों की मुद्राओं को एक साथ जोड़ा जाता है। क्या किया जाता है कि विनिमय दर वह व्यवस्था है जिसके अंतर्गत विभिन्न देशों की मुद्राओं को आपस में या एक दूसरे से
जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है। यह किससे जुड़ा होता है? तो उस समय यानी कि ब्रेटन वुड्स व्यवस्था की बात करें तो ब्रेटन वुड्स व्यवस्था के अंतर्गत इस जिस विनिमय दर को अपनाया गया उसे अस्थायी विनिमय दर कहते हैं, अस्थायी या निश्चित विनिमय दर कहते हैं, अस्थायी या निश्चित विनिमय दर कहते हैं। लेकिन यह मुद्रा किससे जुड़ा होता है? तो डॉलर से जुड़ा होता है। ब्रेटन वुड्स व्यवस्था की मैं बात कर रहा हूं और उस दौरान किससे जुड़ा हुआ था? तो डॉलर से जुड़ा हुआ था। और डॉलर भी किससे जुड़ा हुआ था? तो सोना से जुड़ा हुआ था, सोना यानी गोल्ड से जुड़ा हुआ था। और सोने का यानी कि 35 अंश सोने का, 35 अंश सोने का जितना मूल्य होता था उतना ही मूल्य क्या होता था? डॉलर का होता था। अगर हम यहाँ पर विनिमय दर को पढ़ा ही रहे हैं तो यह भी जान लीजिए कि विनिमय दर की प्रकृति के आधार पर इसे दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 की बात करें तो अस्थायी विनिमय दर, अस्थायी अथवा निश्चित विनिमय दर। वैसे इससे कोई क्वेश्चन अभी पूछा नहीं है, लेकिन देखिए बोर्ड है, कब कौन सा क्वेश्चन टपका देता है इसके विषय में कोई नहीं जानता, ना मैं जानता हूं ना आप जानते हैं। इसीलिए संपूर्ण रूप से जब तैयारी हम लोग कर रहे हैं, तैयारी के क्रम में हैं, तो क्यों नहीं संपूर्ण तैयारी करें। यही कारण है कि हम विनिमय दर को उठा दिए कि विनिमय दर क्या है तथा विनिमय दर कितने प्रकार का होता है। तो विनिमय दर दो प्रकार का होता है। एक को हम लोग अस्थायी विनिमय दर या निश्चित विनिमय दर के नाम से जानते हैं। अगर दूसरे की बात करें तो प्रवाहमयी या लचीली या अस्थायी विनिमय दर के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर जान गए। अब यहाँ पर हम लोगों को दो चीज़ें जानना है कि अस्थायी विनिमय दर क्या है तथा प्रवाहमयी या लचीली विनिमय दर क्या है। लेकिन इसके साथ में सपोज कीजिए कि अभी हमने कहा ना कि इससे कोई क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं है, लेकिन बोर्ड है, कहाँ से कोई क्वेश्चन टपका देता है या पूछ देता है। और दूसरा नंबर कि बहुविकल्पी का प्रश्न का कोई एरिया नहीं होता है। जब तक से संपूर्ण नहीं पढ़ेंगे तब तक से 20 में 20 आप नहीं कर सकते हैं। सीधी बात है, आपको अगर 20 में 20 करना है तो संपूर्ण पढ़ना ही होगा और तभी जाकर के यह काम चल सकता है, अन्यथा नहीं चल सकता है। विनिमय दर से भी स्पेशल क्वेश्चन बनाया जा सकता है। देखिए यहाँ पर हमने कहा कि सोना डॉलर किससे जुड़ा हुआ था? विनिमय दर से जुड़ा हुआ था। दूसरा नंबर यहाँ ब्रेटन वुड्स व्यवस्था के अंतर्गत किस प्रकार की विनिमय दर को अपनाया गया? तो अस्थायी या निश्चित विनिमय दर को अपनाया गया। इसके अतिरिक्त भी हम चर्चा कर रहे हैं कि अस्थायी या निश्चित विनिमय दर क्या होती हैं या प्रवाहमयी या लचीली विनिमय दर क्या होती हैं और इन दोनों में क्या अंतर है। तो नंबर 1 देखते हैं, अस्थायी विनिमय दर। अस्थायी विनिमय दर, अस्थायी विनिमय दर वह विनिमय दर होती है जिसमें मुद्राओं का जो कीमत है वह अस्थायी या निश्चित होता है। वह बाजार के उतार चढ़ाव के अनुसार मुद्राओं का दाम घटता और बढ़ता नहीं है, बल्कि इसको कौन नियंत्रित करता है? इसको सरकार नियंत्रित करती है। यानी अस्थायी विनिमय दर के अंतर्गत मुद्राओं का जो कीमत होता है, मूल्य होता है, वह स्थिर होता है। और यही तो देखिए, यही तो अस्थायी विनिमय दर इसीलिए तो कहा जा रहा है। इसके अंतर्गत मुद्राओं का जो मूल्य होता है वह स्थिर होता है, वह बाजार के उतार चढ़ाव के अनुसार बदलता नहीं है। इन मुद्राओं को नियंत्रित कौन करता है? यानी इस व्यवस्था को नियंत्रित कौन करता है? तो बाजार नहीं करता है, बल्कि कौन करता है? सरकार करती है। इस व्यवस्था को कब अपनाया गया? तो ब्रेटन वुड्स व्यवस्था के तहत इस अस्थायी विनिमय दर को अपनाया गया। लेकिन अगर नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट यानी प्रवाहमयी विनिमय दर, प्रवाहमयी या लचीली विनिमय दर।
अभी हम आप लोगों को विनिमय दर के विषय में बात कर रहे थे, लाइट कट गया था जिसकी वजह से डिस्टर्ब हो गया। पुनः वहीं से प्रारंभ करते हैं। तो अस्थाई विनिमय दर हम बताए थे कि अस्थाई विनिमय दर क्या होता है, तथा हमको बताना था कि प्रवाहमयी या लचीली विनिमय दर क्या होता है। लचीली विनिमय दर क्या होता है? देखिए, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इसके अंतर्गत अस्थाई यानी स्थिर विनिमय दर को अपनाया गया। वह बाजार के उतार चढ़ाव के अनुसार मुद्रा के दामों में कोई बढ़ोतरी या कमी नहीं होती थी। इस अस्थाई विनिमय दर के अंतर्गत देखा गया कि सरकार विनिमय दर को नियंत्रित करती थी। इसी व्यवस्था, इसको कब अपनाया गया? तो ब्रेटन वुड्स व्यवस्था के तहत अपनाया गया। यानी ब्रेटन वुड्स व्यवस्था के तहत किस प्रकार की विनिमय दर को अपनाया गया? तो स्थिर विनिमय दर को अपनाया गया, जिसे सरकार क्या करती थी? नियंत्रित करती थी। लेकिन समस्या उत्पन्न हो गया कि जब 1960 के दशक आया, तो 1960 के दशक में जो अमेरिका का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय वर्चस्व था, वह लगभग समाप्त होने लगा। उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम यह हुआ कि अमेरिका का जो मुद्रा डॉलर था, वह डॉलर का साख गिरने लगा और डॉलर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एकल मुद्रा नहीं रह गई। एकल मुद्रा नहीं रह गई। ऐसी अवस्था में अब किसकी जरूरत थी? अब हमको इस प्रकार की विनिमय दर की आवश्यकता थी जो बाजार के उतार चढ़ाव के अनुसार उसकी कीमत घटते और बढ़ते हों। और यही कारण है कि 1960 के दशक के अंतर्गत किस प्रकार की विनिमय दर को अपनाया गया? तो प्रवाहमयी या लचीली विनिमय दर को अपनाया गया। ये अंतर भी स्पष्ट हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर यह भी स्पष्ट हो जाएगा कि अस्थायी विनिमय दर क्या है और प्रवाहमयी विनिमय दर क्या है। अंतर, जैसा कि हमने कहा कि हो सकता है कि भाई बोर्ड का पेपर है, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है। यदि पूछता है कि विनिमय दर ये पूछेगा तो लघु उत्तरी क्वेश्चन में ही पूछेगा, दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन में नहीं पूछेगा। अगर पूछता है कि विनिमय दर क्या है तथा वह कितने प्रकार का होता है, तो अभी हमने बताया कि विनिमय दर वह व्यवस्था है जिसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुविधा के लिए विभिन्न देशों की मुद्राओं को एक दूसरे से जोड़ा जाता है, और विनिमय दर की प्रकृति के अनुसार वह कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, अस्थायी विनिमय दर और प्रवाहमयी विनिमय दर। अस्थायी विनिमय दर को कब अपनाया गया? तो ब्रेटन वुड्स व्यवस्था के अंतर्गत अस्थायी विनिमय दर को अपनाया गया। इस अस्थायी विनिमय दर के अंतर्गत मुद्रा का जो मूल्य होता है वह अस्थायी होता है। वह बाजार के गिरने या उठने के कारण मुद्रा के मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि सरकार इसको नियंत्रित करती है, और इसे हम अस्थायी विनिमय दर के नाम से जानते हैं। उसी प्रकार से प्रवाहमयी अगर विनिमय दर की बात किया जाए, तो प्रवाहमयी विनिमय दर वह विनिमय दर होती है जो बाजार में, जब बाजार की स्थिति के अनुसार या बाजार चढ़ रहा है तो उसके अनुसार मूल्य भी वृद्धि होगा, अगर बाजार गिर रहा है तो उसके अनुसार मुद्राओं का मूल्य भी क्या हो जाएगा? गिरना प्रारंभ हो जाएगा। यानी बाजार के ऊपर निर्भर होता है, वह सरकार इसे नियंत्रित नहीं करती है। इसे कब अपनाया गया? तो 1960 के दशक में अपनाया गया। 1960 के दशक में अपनाया गया। ये होता है विनिमय दर। अब इसके अंतर्गत यानी कि ब्रेटन वुड्स व्यवस्था के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे थे कि ब्रेटन वुड्स व्यवस्था के अंतर्गत क्या परिवर्तन हुआ। तो ब्रेटन वुड्स व्यवस्था के अंतर्गत रोजगार सृजन करने का प्रयास किया गया, तथा जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो परिस्थितियां क्रिएट हुई थी, गरीबी उत्पन्न हुआ था, बेरोजगारी उत्पन्न हुआ था, उद्योग धंधों में मंदी देखने को मिल रहा था, ऐसी स्थिति से यानी कि अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। कहाँ किया गया? अमेरिका में किया गया। किस सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। और उसमें क्या निर्मित किया गया? तो उसमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, जिसे हम लोग प्रसिद्ध नाम है विश्व बैंक के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा कि कभी कभी क्या करते हैं कि विश्व बैंक का दूसरा नाम क्या है पूछ देता है, बहुविकल्पी के अंतर्गत पूछ देता है। तो विश्व बैंक को दूसरा नाम पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक के नाम से जानते हैं।
अब यहाँ पर जब यह व्यवस्था अपना लिया गया तो इस व्यवस्था के अंतर्गत किस प्रकार के विनिमय दर को अपनाया गया? अस्थायी विनिमय दर को अपनाया गया। इस व्यवस्था के अंतर्गत देखा गया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुद्राओं की देखरेख किसके द्वारा किया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय, या हम शॉर्ट नाम कहते हैं IFM के द्वारा, यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। तथा जो सिंचाई होता है, जल आपूर्ति होता है, स्वास्थ्य होता है, रोजगार से संबंधित समस्याएं होती है, सड़क होता है, इन सभी कार्यों के लिए जो विकसित देश होते हैं, जो विकासशील देश होते हैं, चाहे अल्प विकसित देश होते हैं, उनके लिए पैसे का प्रबंध कौन करता है? पैसे का प्रबंध विश्व बैंक करता है, विश्व बैंक करता है। और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? इस व्यवस्था को ही हम लोग ब्रेटन वुड्स व्यवस्था के नाम से जानते हैं। इस व्यवस्था के अंतर्गत देखा गया कि प्रारंभ में इस व्यवस्था के कारण बहुत से उद्योग का पुनर्गठन हुआ, पुनर्जीवित हुए और बहुत से रोजगार भी सृजन हुआ। हालांकि 1960 के बाद यह परिस्थितियां क्या हो गई? बिखरने लगी। लेकिन इसके साथ यहाँ पर ये ब्रेटन वुड्स व्यवस्था क्या है और ब्रेटन वुड्स व्यवस्था के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक का कार्य क्या है, यहाँ पर खत्म हो जाता है। अब प्रश्न उठता है कि समूह 77 क्या है? इससे बहुविकल्पी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है। तो समूह 77 क्या है? समूह 77, इसको ग्रुप 77 के भी नाम से जाना जाता है। दोनों नाम पूछता है, एक हिंदी है एक इंग्लिश है, उसमें वो नहीं है। देखिए, जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया तो द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न केवल आर्थिक परिस्थितियां परिवर्तित होंगी बल्कि राजनीतिक परिस्थितियां भी परिवर्तित होने लगी। और देखा गया कि जो अभी तक यूरोप के जो उपनिवेश थे, चाहे एशिया की देश की बात किया जाए, चाहे अफ्रीका की देश की बात किया जाए, वह उपनिवेश क्या हो गए? धीरे धीरे आज़ाद होने लगे। आपको ध्यान होगा 15 अगस्त 1947 हमारा भारत भी आज़ाद हुआ। और यह किसका उपनिवेश था? ब्रिटेन का उपनिवेश था, ब्रिटेन का उपनिवेश था। तो मेरा कहने का अर्थ है कि 1950 और 60 के दशक में अफ्रीका तथा एशिया महाद्वीप के बहुत से देश जो अभी तक यूरोपीय शक्तियों के उपनिवेश हुआ करते थे, वह आज़ाद होने लगे। यह आज़ाद देशों में सबसे बड़ी समस्या क्या थी? गरीबी की थी। सबसे बड़ी समस्या क्या थी? बेरोजगारी की थी। वहाँ पर स्वास्थ्य समस्याएं भी विकराल थी, अशिक्षा भी था। ऐसी स्थिति में जो 9 स्वाधीन राष्ट्र थे जिनका अभी अभी निर्माण हुआ था या अभी अभी आज़ाद हुए थे, तो एक तरफ यह अपनी गरीबी से, बेरोजगारी से, भूखमरी से लड़ रहे थे, तो दूसरी तरफ जिस देश का उस देश पर उपनिवेश था, वह देश उसकी ज़मीन और संसाधनों को छोड़ना नहीं चाहते थे। क्यों नहीं छोड़ना चाहते थे? क्योंकि उनके संसाधनों से अपनी औद्योगिक उद्देश्यों की पूर्ति करते थे। आज़ाद तो कर दिए, लेकिन आज़ाद करने के बावजूद भी उनके संसाधन पर अभी भी कब्जा जमाए हुए थे। ऐसी स्थिति में जो अभी अभी नवनिर्मित राष्ट्र थे, जो नव स्वाधीन राष्ट्र थे, वह क्या महसूस करने लगे? एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था को महसूस करने लगे कि एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था होती तो उनके उद्देश्यों को पूर्ण करती। और इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए 15 जून 1964 को 15 जून 1964 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन, ध्यान रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन का आयोजन
इससे बहुविकल्पी का प्रश्न पूछेगा। जिस प्रकार से अभी ब्रेटन वुड्स की व्यवस्था हम लोग पढ़ रहे थे और उसके अंतर्गत तमाम तरह के बहुविकल्पी के प्रश्न पूछता है, ठीक उसी प्रकार से इसके अंतर्गत भी बहुविकल्पी का प्रश्न ज़्यादा पूछता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन का आयोजन किया गया। कहाँ किया गया? कहाँ किया गया? तो जेनेवा में किया गया। जेनेवा में किया गया। यह जेनेवा अवस्थित कहाँ है? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में अवस्थित है। स्विट्जरलैंड में अवस्थित है। स्विट्जरलैंड में संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन का आयोजन किया गया। कब किया गया? 15 जून सन 1964 ईस्वी को किया गया। और उस सम्मेलन में कितने सदस्य देश शामिल हुए? 77 सदस्य देश शामिल हुए। 77 सदस्य देश शामिल हुए। इस 77 सदस्य देशों के नाम पर ही इसे समूह 77 के नाम से जाना जाता है। इस संगठन का जो निर्माण किया गया उसे समूह 77 के नाम से जाना जाता है। यह विकासशील देशों का एक संगठन है, या कह सकते हैं कि ऐसे देशों का संगठन है जो कि ब्रेटन वुड्स व्यवस्था के तहत जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक की जो स्थापना किया गया था और उस स्थापना के दौरान ब्रेटन वुड्स व्यवस्था को स्थापित किया गया था, ब्रेटन वुड्स व्यवस्था से उनको कोई लाभ नहीं मिल रहा था। और यही कारण है क्योंकि ब्रेटन वुड्स व्यवस्था विकसित देशों की आकांक्षाओं को तो पूरा करती थी। ब्रेटन वुड्स तो विकसित देशों की आर्थिक व्यवस्था और आर्थिक जरूरतों को तो पूरा करती थी, लेकिन 9 स्वाधीन राष्ट्र थे, जो नवनिर्मित राष्ट्र थे, उनकी आवश्यकताओं को यह पूरा नहीं कर रही थी। और इस स्थिति में वह जो विकासशील देश थे, उन्होंने एक संस्था बनाने को सोचा और उस संस्था बनाने के लिए स्विट्जरलैंड के जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन का आयोजन किया गया। कब किया गया? 15 जून 1964 को किया गया। और उस वहाँ पर चूंकि सदस्य देशों की संख्या 77 थी और यही कारण है कि वहाँ पर जिस संगठन का निर्माण हुआ उसे हम लोग समूह 77 के नाम से जानते हैं और इसे ही हम लोग ग्रुप 77 के नाम से भी जानते हैं। इस ग्रुप 77 का जो मुख्यालय है कहाँ है? तो जेनेवा में अवस्थित है। मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में अवस्थित है। और इसके वर्तमान सदस्य देशों की संख्या 134 है। यानी वर्तमान में इसके सदस्य देश कितने हैं? तो 134 सदस्य देश हैं। इस समूह 77 का मुख्य कार्य क्या है? इस समूह 77 का मुख्य कार्य है जो 9 स्वाधीन राष्ट्र हैं, जो नवनिर्मित राष्ट्र हैं, जो अभी पश्चिम के जो विकसित देश हैं, जिनकी तेज अर्थव्यवस्था से उनको कोई लाभ नहीं मिल रहा है, वैसी अर्थव्यवस्था से इनको संरक्षित करना था। और यही कारण है कि इनको जो जमीन और संसाधन पर जो अभी तक औपनिवेशिक सरकारें नियंत्रण कर रखी थी, वास्तविक रूप में उनको नियंत्रण देना था। और यही नहीं, इनके जो कच्चे माल हैं वह कच्चे माल का उचित मूल्य मिल सके तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार मिल सके, इसकी व्यवस्था को देखना था। और यही कारण है कि जो विकासशील देश थे, विकासशील देशों ने किसका गठन किया? समूह 77 का गठन किया। ध्यान रखिएगा कि इस पे अगर क्वेश्चन कभी कभी पूछता है तो ये पूछता है कि क्या आप इस कथन से सहमत हैं कि समूह 77 का गठन ब्रेटन वुड्स व्यवस्था के प्रतिक्रिया स्वरूप किया गया था? तो अभी हमने कहा कि जो ब्रेटन वुड्स व्यवस्था थी, ब्रेटन वुड्स व्यवस्था का लाभ किसको मिल रहा था? विकसित देशों को मिल रहा था। जो विकासशील देश थे, जो अभी नव स्वाधीन देश थे, अभी जो नवनिर्मित देश थे, उनको कोई विशेष लाभ नहीं मिल रहा था। यही कारण है कि इन देशों ने, यानी कि विकासशील देशों ने एक संस्था निर्माण की जरूरत महसूस किया गया और इसी कारण उन्होंने समूह 77 का निर्माण किया गया। इन समूह 77 के निर्माण के बाद नव स्वाधीन जो राष्ट्र थे, उनको सही मामले में अपने जमीन पर तथा अपने संसाधनों पर सही मामले में वास्तविक रूप में कब्जा प्राप्त हुआ तथा उनके कच्चे माल का उचित मूल्य तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार उपलब्ध होने लगा, जिसके कारण वे जो अशिक्षा से ग्रसित थे,
स्वास्थ्य समस्याओं से ग्रसित थे, बेरोजगारी से ग्रसित थे, जो गरीबी से ग्रसित थे, भूखमरी से ग्रसित थे, वह अपने देशों के लोगों को क्या करने लगे? व्यवस्था करने लगे, शिक्षा की व्यवस्था करने लगे, स्वास्थ्य की व्यवस्था करने लगे, रोजगार की व्यवस्था करने लगे और तमाम तरह की जो समस्याएं थी उसको समाधान करना प्रारंभ कर दिए। इस प्रकार से यहाँ पर यह लेसन यानी भूमंडलीकृत विश्व का बनना लेसन समाप्त होता है। इस बात को ध्यान रखिए कि इस लेसन से 7 नंबर का, जैसा कि मैंने पहले कहा था कि 7 नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछता है। आप लोग